हेलो स्टूडेंट्स, सो आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। ओके, क्लास 12th में रिलेशन के आगे वाला पार्ट है। रिलेशन वाला मैंने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रिलेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके डोमेन, रेंज, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट, इनवर्स रिलेशन और इस सब की बात कर ली। अगर वो नहीं देखा है तो वो देखने के बाद यहाँ पे आए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पहला पूरा फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही हम रिलेशन को समझ सकते हैं। ओके, सो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ फर्स्ट, जो भी हमने वीडियो बनाया उसका, आई मीन टू से क्या होते हैं रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में बात करेंगे। एक्चुअली 12th में जो आपकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं बोर्ड में, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी रिप्रेजेंटेशन करने की, आपके लिखने की, आप उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन वर्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैथमेटिक्स कम लगेगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन बेटर, क्योंकि देखो बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा लिखना है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड थिंग, कॉम्पिटिटिव में तो चलो कुछ भी नहीं है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो मैं कंसेप्ट इस वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। राइट, तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि रिलेशन क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो एक एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। ठीक है, और एक सेट है x, y। ठीक है, ये दो सेट हैं, तो अब इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, इसी की बात करते हैं तो n ऑफ a कितना आ रहा है, दैट इज योर 3। n ऑफ b मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, n ऑफ a 3 आ रहा है, n ऑफ b आपके पास 2 आ रहा है। ओके, चलो अब अगर मैं a क्रॉस b निकालूंगा तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट होगा। तो 1 x 1 y 2 x 2 y एंड देन 3 x एंड 3 y। ये आपका बन जाएगा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद देखा था कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ, पहले एलिमेंट लिखते हैं चलो इसमें। अगर n ऑफ a क्रॉस b आपसे पूछूं तो वो कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आप देख भी रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस a क्रॉस b के ही नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज योर 2⁶। आपने सेट में पढ़ा होगा 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2⁶। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी भी कितने हो जाएंगे, 2⁶ हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से अपन रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ, एलिमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, वो मेथड ये है। ओके, चलो अब अपन ने देखा कि इस ए क्रॉस बी के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं दैट इज 2⁶, वो हो जाता है 64 रिलेशंस आएंगे। ठीक है, उसमें एक रिलेशन अपने सेट में भी पढ़ा होगा, जब अपन नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जब अपन निकालते हैं तो एक तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। वैसे ही अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो चीजें होती हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस ए क्रॉस बी के भी तो ये दो सबसेट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और एक ये खुद। ठीक है, अब ये सबसेट है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिलेशन भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन रिलेशंस को, एक तो एम्प्टी और एक वो खुद, इन रिलेशंस को बोलते हैं वॉइड या नल रिलेशन और बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और ये दोनों रिलेशन कंबाइनली कॉल्ड एज अ ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका वॉइड और नल रिलेशन। ठीक है, वॉइड और नल रिलेशन क्या होता है आपका, एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वॉइड या नल रिलेशन। एक होगा ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स फाई जो आपका रिलेशन होता है, फाई सबसेट जो होता है वो आपका एक रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन। ठीक है, सेकंड आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है,
तो ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इस रिलेशन को, तो वो रिलेशन भी बनेगा, तो इस रिलेशन को अपन यूनिवर्सल, मतलब सभी एलिमेंट्स लेने हैं। इन शॉर्ट ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल रिलेशन में वो सभी आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, राइट। ओके, अब एक चीज यहां पे याद रखें कि void ऑब्लिक null relation and universal relation combinedly called ट्रिवल रिलेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंबाइनली इन दोनों रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिवल रिलेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड याद रखना, ट्रिवल रिलेशन कहलाते हैं कौन कौन से, वाइड या नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये तो चलो डेफिनेशन की बात हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से देखना इसको, राइट। थर्ड इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करें। ठीक है, फिर तीन टाइप्स के और इसके अंदर सब मैं रिलेशन बताऊंगा, सब टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हुआ, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर वही रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हुआ, ठीक है, और वही रिलेशन अगर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ, तो अगर वो रिलेशन कंबाइनली ये तीनों है, कोई रिलेशन अगर कंबाइनली ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन ओनली यू कैन से दैट दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इन तीन में से कोई दो हुआ, एक नहीं हुआ, या एक हुआ दो नहीं हुए, या तीनों ही नहीं हुए, तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये होती है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन की। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या होते हैं सिमेट्रिक, क्या होते हैं ट्रांजिटिव की, अभी अपन उसकी बात करेंगे। ओके, बट इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर देखो मेनली क्वेश्चन बोर्ड में यही पूछा जाता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन दे रखा होगा, भी क्वेश्चन करेंगे। सेकंड थिंग, शो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, लाइक दैट। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो ना इक्विवेलेंस रिलेशन की फाइंड आउट करने के, तो सबसे पहले आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे और फिर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके रिगार्डिंग बात करोगे। ठीक है, ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। दिस इज अ गुड एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को उस डेफिनेशन से मैच कर पा रहे हो, या फिर उस क्वेश्चन को उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉल्ड करके लिख पा रहे हो, तो दैट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने की सबसे अच्छी टेक्निक है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखो, फिर लिखोगे हियर इन दिस क्वेश्चन ऐसा 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 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फिर लिखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ऐसा 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 है, तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर लिखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, एंड जस्ट लाइक दैट। तो डेफिनेशन और उसके बाद उस डेफिनेशन को क्वेश्चन से रिलेट करते हुए लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, गुड थिंग। ठीक है, पहले मैं इनकी डेफिनेशंस लिख रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन को कैसे लिखना है पूरा बताऊंगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं वन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि कोई एक रिलेशन है, वो सेट ए पे डिफाइन है। ठीक है, वो एक सेट ए पे डिफाइन है। अच्छा, ये समझाने से पहले एक काम करते हैं, एक रिलेशन लेता हूं, मैं पे लिख देता हूं, लेट अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए। एक सेट ए पे एक रिलेशन आर बनाया है, इसका मतलब क्या होगा कि वो रिलेशन आर किस पे डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर। ठीक है, ए के अंदर फलाना जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो ए क्रॉस ए तो निकाल सकते हो, उसका कोई एक सबसेट अपन ने एक रिलेशन बना लिया। ठीक है, अच्छा अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जैसे कि ए में अगर आपके पास एलिमेंट है 1,2, एग्जाम्पल भी साथ के साथ दे ही देता हूं। ठीक है, जैसे कि 1,2 है, ठीक है, और एक रिलेशन आर इन ए बोलो या ऑन ए बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, आर इन ए। ठीक है, रिलेशन आर इन ए, एक आर
ए पे डिफाइन है। तो इस आर में आपके पास 1,1 और 2,2 होना जरूरी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उनका उन्हीं के साथ रिलेट होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये कंडीशन होती है कि जो जिस भी सेट पे आप एलिमेंट बना रहे हो, जिस भी सेट पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होना जरूरी है, उन्हीं के साथ रिलेट होना जरूरी है। 1 2 3 होते तो 1,1 2,2 3,3 सभी होना जरूरी है। अब हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से फील आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि इफ a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R for all a comma b belongs to set A. This is the definition of symmetric. बेटा इसी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको हर क्वेश्चन के पहले। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले मैंने जो राउंड रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ वो लिखना है, उसके बाद उस क्वेश्चन की बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर a comma b R में है तो उसका ऑपोजिट भी R में होना चाहिए। हर ऑर्डर्ड पेयर जो भी आपके रिलेशन आर में लिखा हुआ है उनका ऑपोजिट भी उसमें अगर अवेलेबल हुआ तभी वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। राइट, ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि सेट यही ले लेता हूं मैं 1,2 है ना, और एक आर लिख रहा हूं मैं 1,1 और 1,2 एंड 2,1 ये लिया। ऑब्वियसली बात है इसके ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे, 1,1 1,2 2,1 2,2 उसका एक सबसेट मैंने लिख दिया, वो रिलेशन आर लिखा है। ठीक है, इसका ऑपोजिट तो ये खुद ही होता है, इसका ऑपोजिट 1,2 है तो ये 2,1 है, तो बात खत्म होगी ना। मतलब हर ऑर्डर पेयर का ऑपोजिट इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2,1 को हटा दूं यहां से तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1,1 तो ऑपोजिट है बट 1,2 का रिवर्स नहीं है, 2,1 नहीं है। अगर मैं ये हटा दूं तो, बट 2,1 इसमें है तो ये सिमेट्रिक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड वाली की। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें, इसको ध्यान से देखना आप। ट्रांजिटिव रिलेशन जो बच्चे मेनली गलती करते हैं वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R for all a comma b comma c belongs to set A। जिस भी सेट पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उसको मैं A बोल रहा हूँ, उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव की। इसे मैंने बोला, क्या बोला कि अगर a comma b R में है, b comma c भी R में है तो a comma c भी होना चाहिए। मतलब इस ऑर्डर पेयर का बाद वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट ये पेयर होने चाहिए। मतलब a comma b है और b comma c है तो आपका a comma c होना भी मस्ट है ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर a comma b है और इसका पेयर ही नहीं मिल रहा है, b से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ही नहीं मिल रहा है, तो आपको ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता है ना, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता है अगर पेयर नहीं मिल रहा है तो। अगर a comma b है, b comma c है बट a comma c नहीं है तो बात है गड़बड़, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, पेयर मिल रहा हो तभी a comma c देखना, अगर पेयर ही नहीं मिल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता है। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, यूं मत कहना कि सर इसका तो पेयर ही नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं, पेयर हो और अगर a comma c नहीं हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। पेयर ही नहीं मिल रहे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव होता है। राइट, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। मैं इसको लिख भी देता हूं आपकी लैंग्वेज में ताकि आप याद रखो कि इफ a comma b belongs to R but b comma c does not belongs to R then R is transitive। अगर पेयर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ट्रांजिटिविटी चेक करोगे यार, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन तो देखो, a comma b है, b comma c है पर a comma c नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बट a comma b है और b comma c नहीं मिली, पेयर ही नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रांजिटिविटी चेक करने की नीड नहीं है। अंडरस्टूड, इसको अच्छे से ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए भैया, तो ये हो गया आपके सिमेट्रिक। अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 1 2 एंड 3 ले लेते हैं। ठीक है, इस पे एक रिलेशन में बना रहा हूँ, 1,1 लिया है मैंने, 1,2 लिया है मैंने,
2,3 लिया है मैंने और 1,3 लिया है मैंने और 3,1 लिया है। ठीक है, एक एक पेयर को चेक करते हैं। हमेशा जो रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर होते हैं ना, मतलब सेम एलिमेंट वाले, उनको चेक करने की नीड ही नहीं होती है, वो ऑब्वियसली बात है अपने पास ट्रांजिटिव होते हैं, क्योंकि ये 1,1 है, ये 1,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, वो ये रहा, है ना। पेयर ढूंढो, 1,2 है, ये 2,3 है, दोनों के इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो 1,3 भी होना चाहिए था, तो 1,3 ये रहा, ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अच्छा 1,3 है, 3,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए, वो ये रहा। बट लफड़ा हो रहा है इसका और इसका, यहाँ पे 3,1 है और ये 1,2 है, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट चेक करो, 3,1 और 1,2, तो क्या होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट वाला सेट है ना, ये ए बी है, ऐसे लिख लो, ये ए बी है और ये बी सी है, तो क्या होना चाहिए ए सी, मतलब 3,2 भी होना चाहिए, तो 3,2 इसमें नहीं है, 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ठीक है, ये तो चलो मैं सभी रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ईजी नजर आ रहा होगा, बट रिलेशन अगर नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो, इंटीजर्स पे डिफाइन हो, या फिर होल नंबर पे डिफाइन हो, तो वहां पे रोस्टर फॉर्म लिखना इज क्वाइट इम्पॉसिबल ना, तो वहां पर आपको वर्डिंग्स में समझाना होता है कि देखो भैया ऐसा है ऐसा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, इनके नहीं होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन ही वैलिड है। अगर आप एक चीज ढूंढ लेते हो कि सर देखो ये है पर इसका उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक ऑब्वियस बात है नहीं है। नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल ढूंढना इज इनफ, बट होने के लिए आपको जनरलाइज वे में आंसर करना पड़ेगा। यूं मत बोल देना कि देखो 1,2 है, 2,1 है, ऑपोजिट हो गया तो सिमेट्रिक होगा, नहीं, क्या पता तुम्हारा ये पेयर सेटिस्फाई हो रहा हो, कोई और पेयर सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, तो होने के लिए आपको जनरलाइज वे में आंसर देना है, नहीं होने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर बताना है या फिर एक एग्जांपल बताना है जिसके लिए वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बोल देना कि ये नहीं है। ठीक है, बट होने के लिए आपको जनरलाइज वे में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कैसे चेक की जाती है और कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आप। ओके, एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन समझाने के लिए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे देखो कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। तो सेट ए में क्या आएंगे, एक बॉयज स्कूल में, बॉयज स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है सब स्टूडेंट उसके बॉयज ही होंगे, है ना। तो रोल नंबर वाइज लिख दो सेट ए में, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, लाइक, या फिर उनके नाम से एक सेट बना दिया मैंने, है ना। फिर मैंने दो रिलेशन डिफाइन किए, पहला रिलेशन है आर, ए कोमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ये जो रिलेशन आर है वो इसी सेट पे डिफाइन है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये ए और बी, वो दोनों सेट ए के एलिमेंट ही होंगे। अब वो तो बॉयज स्कूल है, सेट ए में तो सभी बॉयज हैं, तो कोई ए बी की सिस्टर कैसे हो सकती है ना। एक बॉय दूसरे बॉय का सिस्टर तो हो नहीं सकता, ब्रदर कैन बी पॉसिबल, है ना, सिस्टर हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब इसमें तो कोई आएगा ही नहीं, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखने में आपको जस्ट एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, सिंस set A consist all boys as element, एलिमेंट के तौर पे उसमें क्या है, सभी बॉयज हैं। सो इन आर ऑल ordered pair A comma B where A and B should be boys, so A cannot be sister of B, तो A भाई B की तो सिस्टर हो नहीं सकती है, hence R is empty relation, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड समझ में आया, तो बस ऐसे ही आपको इंग्लिश में लिख के उसको एक्सप्रेस करना है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या दे रखा, आर डैश, आर डैश क्या है, ए कोमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ओके, सो ये जो आर डैश में जो एलिमेंट है वो ए और बी, वो दोनों क्या है, आर डैश भी आपका ए पे डिफाइन है। ठीक है, ये आर डैश भी आपका किस पे डिफाइन है, ए पर ही डिफाइन है, तो ये ए और बी भी तो दोनों क्या होंगे, ए सेट के एलिमेंट ही तो होंगे। और ए सेट के एलिमेंट क्या थे आपके, ए सेट के एलिमेंट थे आपके बॉयज स्कूल के स्टूडेंट। तो कोई भी दो स्टूडेंट उठा लो, उनकी हाइट का डिफरेंस लो, 3 मीटर बहुत होता है बेटा, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर,
और एक बंदे की मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, आपकी भी हाइट अगर आप देखते हैं सेंटीमीटर में तो 180 190 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। तो उनके बीच का डिफरेंस 300 मीटर से ज़्यादा कैसे हो सकता है, 300 सेंटीमीटर, सॉरी 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ, अच्छा लेस देन 3 मीटर्स बोला है, लेस देन 3 मीटर्स मतलब 300 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए उनका डिफरेंस। और ऑब्वियसली है सभी स्टूडेंट्स का, कोई भी जो सबसे लोएस्ट हाइट का है और जो सबसे हाईएस्ट हाइट का है, उनका डिफरेंस भी लोगे तो वो किस में आएगा, 300 सेंटीमीटर से कम ही आएगा। तो इसमें तो सभी आ जाएंगे, सभी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना एज ऑब्वियस difference of heights of two student is always less than 3 meter, so r dash is universal relation। ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। चीज समझ में आई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना होता है जो भी रिलेशन है, वो एम्प्टी है, यूनिवर्सल है वो। अब मैं बात कर रहा हूँ एक इक्विवेलेंस रिलेशन का, मैं एक या दो क्वेश्चन ही लेंगे, एक क्वेश्चन ही लेंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उस वीडियो को देखना। बट ये दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कि इक्विवेलेंस और उसको कैसे चेक करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं, राइट। ओके ओके, सो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में अपन को ये बताना है कि ये आर जो अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। लेट सपोज एक प्लेन है, उस प्लेन में बहुत सारी लाइंस है ना, ऐसी ऐसी L1 L2 L3 L4 L5, बहुत सारी लाइंस है, ठीक है। अब अपन ने उन लाइंस में से एक रिलेशन बनाया है आर एंड बी द रिलेशन एल डिफाइन है। उस आर को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आर क्या लिखा हुआ है L1 L2, ठीक है, L1 L2। इस तरीके से आपको वही ऑर्डर पेयर लेने हैं, वही दो लाइंस लेनी है जो आपस में एक दूसरे की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। सो शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, आपको ये शो करना है। पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो अब उस प्लेन में जो भी लाइन्स है उनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ L1 L2 L3 L4 डैश डैश सो ऑन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, कोई रिलेशन बना रहे हो तो उसका उसी के साथ रिलेट होना जरूरी है। तो क्या इस रिलेशन R में L1 L1 होगा, L1 L1 तब होगा जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। इज इट पॉसिबल, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, कोइंसिडेंट जरूर हो सकती है खुद के, ठीक है, बट परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। अब परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब L1 L1 तो उसमें होगा ही नहीं। अब L1 उसमें L1 नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। लिखना, अभी बोला था कि लिखने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन A belongs to R for all A belongs to set A। ये तो मैंने लिखी है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। बट हियर एज अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू itself, so L1 L1 does not belongs to R, hence R is not reflexive। समझ में आया। तो ये है एक सबसे अच्छा आंसर, सबसे बेस्ट आंसर। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख ली कि भाई पता होना चाहिए सामने वाले एग्जामिनर को, ये समझ में आ जाएगा आपको डेफिनेशंस पता है कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद मैंने क्या लिखा है बट हियर। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन के बारे में, मैंने आपको ये बोला था कि पहले डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उस डेफिनेशन से क्वेश्चन को रिलेट करें, ठीक है, उस डेफिनेशन से क्वेश्चन को रिलेट करें। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि हियर बट हियर एज अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर इटसेल्फ। ये बेसिक सी बात है कि कोई भी एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती है। सो L1 L1 R में होगा ही नहीं, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हर पेयर होना चाहिए L1 L1 L2 L2 L3 L3 लाइक दैट, ठीक है। सो ये बात तो हो गई इसकी। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड इज योर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन है, पूरा लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक
रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, इस एरो को बोलते हैं इम्प्लाइज, कि अगर ए कोमा बी आर में है इम्प्लाइज, या फिर देन बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सभी सेट के लिए। ये तो हो गई, अपन ने क्या लिख दिया, इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। या फिर बट लिखो या फिर लिखो एज हियर। अब सोचो कि अगर L1 कोमा L2 R में है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो भाई अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। एज हियर इफ L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R implies L1 is perpendicular to L2, so L2 is also perpendicular to L1, है ना। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, so L2 is also perpendicular to L1, implies L2 comma L1 belongs to R for all L1 comma L2 belongs to set L ले लेते हैं, क्योंकि इसने सेट L लिया था। ये डेफिनेशन तो आप तौर पे मतलब बेसिक जो अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हैं वैसे ही लिखना। जब आप क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हो तो सब सेट और रिलेशन और वही टर्म्स यूज करना जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, अगर L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो भाई L1 L2 के परपेंडिकुलर है, सो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो इसमें इंप्लाइज क्या कर दिया कि L2 कोमा L1 भी R में होगा फॉर ऑल L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। चीज समझ में आ गई। तो ये होता है आपको डिफाइन करने का तरीका। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। सो ट्रांजिटिव में सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख देते हैं कि इसी पेन से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ ए कॉमा बी, जस्ट मिनट है ना, पूरा अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c भी R में होना चाहिए for all a comma b comma c belongs to set A। so this is your definition of transitive, ठीक है। as here, अब एक बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। if L1 comma L2 belongs to R implies L1 is perpendicular to L2 and L2 comma L3 belongs to R implies L2 is perpendicular to L3। भाई अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दे आर पैरेलल होंगे, ठीक है। तो भाई अगर L1 L2 है, L2 L3 है, बट L1 L3 उस रिलेशन में होगा ही नहीं, ठीक है। सो बाय ज्योमेट्री इफ L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, so L1 is parallel to L3, ठीक है। implies L1 comma L3 is not, just a minute, sorry, is not belongs to R, ठीक है। hence R is not transitive। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा और डिस्क्राइब करने के लिए एक डायग्राम भी मैं बना देता हूं। जैसे कि अगर ये लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है, ठीक है। L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है, बट L1 और L3 आपस में क्या है, पैरेलल है। थोड़ा इस तरीके से डिस्क्राइब करके दिखा देना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। थोड़े से लेंथी होते हैं ये क्वेश्चंस करने के लिए, बट आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, उसकी डेफिनेशन, फिर क्वेश्चन के बारे में, सिमेट्रिक, उसकी डेफिनेशन, फिर क्वेश्चन के बारे में, ट्रांजिटिव, डेफिनेशन, क्वेश्चन के बारे में। जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव अ रिलेशन एज इक्विवेलेंस रिलेशन और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना और कैसे नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूरा
बेस था लाइंस पर, मतलब दिस इज नॉट स्पेसिफिक, मैं रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकता था इसकी कि L1, L2, L2, L3, 3-4 ऑर्डर पेयर ही नहीं है इसमें, तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर से आएंगे ना। यू डोंट नो कि उस प्लेन में कितनी लाइंस हैं, अपन इनफाइनाइट लाइंस मान के चल रहे हैं, अपन उन लाइंस को ही उठा रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है रिलेशन आर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को करना होता है, ओके। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे उसमें, ठीक है। तो रिलेशन का ये सेकंड टॉपिक है, 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, रिलेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, आपको तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आप सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।